इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 5 इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, ये वाला पार्ट आप समझने के लिए एनसीईआरटी का, ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी which divided at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। इसको समझने के लिए आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा। देखो ज़रा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चे। तो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन जो है, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। इसमें कितनी बोन्स होती हैं? टोटल 33 बोन्स होती हैं बच्चे, जिसमें नेक रीजन में 7 बोन होती हैं, उनको हम सर्वाइकल बोन कहते हैं यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास टोटल 12 बोन्स होती हैं, किसमें? थोरेसिक रीजन में, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, चेस्ट रीजन में होता है हमारा थोरेसिक बोन। फिर उसके बाद ये 5 बोन्स होती हैं बच्चे, इनको हम लंबर बोन कहते हैं, ये लोअर बैक में प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर सैक्रल बोन्स भी नंबर ऑफ 5 होती हैं, ठीक है, ये हिप रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और ये हमारी 4 बोन्स हैं बच्चे, जिनको हम कॉकेक्स बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकेक्स बोन कहते हैं। और ये बाद में 4 बोन फ्यूज़ होकर एक हो जाती हैं अडल्ट में, और इसी को हम लोग टेल बोन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी बोन्स होती हैं बच्चे? नंबर ऑफ 33। और अडल्ट में कितनी हो जाती हैं? 29। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास ट्रैकिया है, ये क्या है बच्चे? ये ट्रैकिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इसका ये एपिग्लॉटिस पार्ट है, जो फूड पाइप में एंटर होने से प्रिवेंट करता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब इस फूड पाइप के अंदर जो इस विंड पाइप के टॉप पे क्या है? ग्लॉटिस। और इस विंड पाइप में फूड एंटर होने से जो रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, ठीक है। मानो जैसे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? इसके अंदर प्रेजेंट हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यू, वो हम बाद में देखेंगे। बट देखो, ये जो ट्रैकिया है हमारा, जहाँ पे ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, उसको हम 5th थोरेसिक वर्टिब्रा लेवल कहते हैं। इसको उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस करूँगा तो ये लाइन यहाँ पे आती है। मानो वर्टिब्रल कॉलम मेरे बैक साइड है और ये उठा के मैं उसके आगे रख रहा हूँ, तो मतलब जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है वो मेरे वर्टिब्रल कॉलम का 5th थोरेसिक है। मतलब थोरेसिक कितनी होती हैं? 12 होती हैं, और 12 में से 5th थोरेसिक से ट्रैकिया मेरा डिवाइड हो रहा है लंग्स का। समझ आए बच्चे? ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप द मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी के सेंटर में ट्रैकिया आता है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रेटा, ठीक है। 5th थोरेसिक बोन वर्टिब्रा से ये डिवाइड होती है ट्रैकिया इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया जो है बच्चे, इसके टॉप पे ग्लॉटिस है, और ग्लॉटिस का एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। उसके नीचे ये ग्रीन स्ट्रिप आपको दिख रही है, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, दैट इज़ लैरिंक्स, ठीक है। और अंदर इस ट्रैकिया के इंटरनली लाइंड है सीडोस्ट्रेटोफाइड कोलुमिनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, ठीक है बच्चे। सीडोस्ट्रेटोफाइड कोलुमिनर एपिथेलियल सेल, इनका क्या काम होता है बच्चे? ये जो म्यूकस होता है ट्रैकिया में, इन सीलिया की हेल्प से उसको बाहर निकालना, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये सीलिया यहाँ पर ओर की तरह काम करते हैं, जो भी म्यूकस यहाँ पे डिपॉजिट होता है उसको बाहर मूव करेंगे, ठीक। तो लेंथ जो है इस ट्रैकिया की 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा, ठीक। अब ये 5th थोरेसिक से ये डिवाइड होती हैं 2 ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाएंगी ब्रोंक्यूल में, ठीक है। और इन ब्रोंक्यूल के अंदर भी बच्चे एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सीडोस्क्वेमस क्यूबाइडल एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स हैं, जो हेल्प करते हैं टू रिमूव म्यूकस, जो म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं बच्चे। तो यहाँ से म्यूकस रिमूव कौन करेगा बेटा? क्यूबाइडल एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स। और यहाँ से म्यूकस को कौन रिमूव करेगा बच्चे? सीडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स, ठीक है बच्चे। तो अगर ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा तो यहाँ पे म्यूकस स्टोर हो जाएगा,
और हमारे थोड़ा सा वॉइस बॉक्स में दिक्कत हो जाएगी, साउंड उतनी क्लियर नहीं होगी। और अगर लिटरली ये सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं तो लास्ट में थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। और जैसे ब्रोंक्यूल्स के अंदर सीडोसिक्वेमस एपिथेलियल सेल जो है क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल अगर काम नहीं करते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो एल्वलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है और रेस्पिरेशन के लिए उनकी सरफेस कम हो जाता है एल्वलाई का। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से देख ली है बेटा। तो अब आप इसको पढ़िए। ईच ब्रोंकाई समझ रहे हो बच्चे, इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन्स, तो इनमें फर्दर डिवीजन हो रही है बच्चे, रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप एवरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो लास्ट में क्या होगा बच्चे, हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होगा जो कि बहुत पतला होगा। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं बच्चे, ये वाले, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये किससे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये किससे होंगे बच्चे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से कवर होंगे। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular walled and vascular bag like structure is called alveoli। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो आपके कार्टिलेजिनियस रिंग हैं कैसे हैं बच्चे, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बैक साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होंगे तो ईसोफेगस के अंदर फूड की मूवमेंट रुक जाएगी बच्चे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं बच्चे। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स इरेगुलर वॉल्ड कार वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वुलाई। देखो एल्वुलाई जो है उसके अंदर एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स मतलब जो ब्रोंकाई हैं आपकी ये, ठीक है, ये ब्रोंकाई जो हैं, और साथ में ब्रोंक्यूल जो हैं, है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, जो एल्वुलाई हैं, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, एक हमारा कंप्लीट लंग्स बनता है बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन का वो क्या है, लंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है, शुरू में एक पिंकिश कलर का होता है। ठीक है, लंग्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कैसे होते हैं, पिंकिश, ग्रे ब्लैक हो जाते हैं ओल्ड एज में ड्यू टू बैड एयर कंडीशन। ठीक है, देखो बच्चे, अब लंग्स में आप लोग देख रहे हो बेटा, दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपका राइट और एक लेफ्ट। दो लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है, ब्रॉड होता है और मोटा होता है। इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियन। ठीक है बच्चे, सुपीरियर और इंफीरियर को एक सेगमेंट सेपरेट करता है, सुपीरियर और मीडियन को एक सेगमेंट सेपरेट करता है, उसको हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक फिशर ऐसी लाइन है जो राइट लंग्स में प्रेजेंट है और सुपीरियर और मीडियंस को सेपरेट करती है, इन 2 लोब्स को। और आपका ओब्लिक फिशर मीडियन और इंफीरियर लोब्स को सेपरेट करता है, जो राइट लंग्स में प्रेजेंट होता है। राइट लंग शॉर्टर होता है, ट्राइंगुलर होता है देखने में, पियर्ड और नॉन मस्कुलर है ना, शॉर्टर एंड ब्रॉड होता है थोड़ा सा। 3 लोब्स आर प्रेजेंट, सुपीरियर, मीडियन एंड इंफीरियर। ठीक, लेफ्ट लंग्स लॉन्गर है और पतला है, सिलेंड्रिकल है। 2 लोब्स आर प्रेजेंट, दैट इज लेफ्ट लंग, सुपीरियर और इंफीरियर, और उनके बीच में एक ही सेगमेंट है जिसको हम ओब्लिक फिशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी देखो बच्चे, जैसे लंग्स जो है वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, लंग्स प्रोटेक्टेड किससे है, रिब गेज से। रिब गेज का मतलब स्टर्नम, रिब्स प्लस बैकबोन। मानो जैसे ये बच्चे बैकबोन है ना, इसके पीछे कंप्लीट बैकबोन है। ठीक, तो इस बैकबोन के सामने हमारी स्टर्नम आ गई ब्लैक कलर की, और उसमें रेड कलर की क्या आ गई, आपकी रिब्स आ गई।
तो इससे हमारा थोरेसिक रीजन बना हुआ है, ठीक है। मतलब रिब्स प्लस स्टर्नम प्लस बैकबोन, उसको हम रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रिब केज, ठीक है। तो इस रिब केज से हमारे इम्पॉर्टेंट आर्गन जो लंग्स है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास ये लंग्स है बच्चे, ये क्या है? ये लंग्स है। अब इस लंग्स की वॉल हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक। तो लंग्स के साथ में ही जस्ट ये जो वॉल आती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन या विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच है बच्चे? ये मेम्ब्रेन आपके सरफेस ऑफ लंग्स के साथ अटैच है, ठीक। बट एक आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल, प्लूरल मीन स्टडी ऑफ लंग्स। इसको हम पेरिटियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पेरीफेरी पे है, आउटर पेरीफेरी, ठीक है। वो अटैच होती है बच्चे आपके थोरेसिक लाइनिंग ऑफ कैविटी। किस पे अटैच होगी? थोरेसिक लाइनिंग ऑफ कैविटी। देखो, अब ये आपकी एनसीईआरटी में क्या है? रिब्स शो की है, और ये ब्लैक कलर के इंटरकोस्टल मसल, रिब्स जो है वो इंटरकोस्टल मसल के साथ अटैच है, और रिब्स और इंटरकोस्टल मसल दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं बच्चे? थोरेसिक कैविटी बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ पढ़ सकते हैं बेटा, देखो, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर, दैट इज प्लूरा, है ना। हमारे पास दो लंग्स हैं, ठीक है, जिनके पास एक डबल लेयर है, एक आउटर प्लूरल और एक इनर प्लूरल। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। होलो स्पेस बिटवीन टू प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लूरल कैविटी, ठीक, कंटेनिंग प्लूरल फ्लूइड। क्या रोल होता है प्लूरल फ्लूइड का? इट प्रिवेंट फ्रिक्शन, है ना। ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, जो इतनी लंबी हम ब्रीदिंग लेते हैं, फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा। दूसरा, डिहाइड्रेशन से कंट्रोल करेगा, और शॉक एब्जॉर्ब करेगा, जो ये दो मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, है ना, मतलब थोरेसिक कैविटी, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करके एनसीईआरटी को हम डिकोड कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब आप लोग देखोगे एल्वेलाई क्या होता है ना। हम सिंपल देखते हैं बच्चे, एल्वेलाई क्या होता है। यूनिट ऑफ लंग्स है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एल्वेलाई टोटल अराउंड 150 मिलियंस होती हैं एक लंग्स में। एल्वेलाई अगर इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। एल्वेलाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी अपना सरफेस एरिया फॉर द पर्पज ऑफ गैसेस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन। थिन वॉल होती है बच्चे इसमें, रीज़न क्योंकि इधर डिफ्यूजन होनी होती है। हाईली वेस्कुलराइज्ड, बहुत सारा ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होगा। रिच इन ब्लड सप्लाई, मॉइस्ट होगी। स्ट्रक्चर देख लो बच्चे एल्वेलाई का। एल्वेलाई का स्ट्रक्चर जो है आप देखिए बच्चे, ये हमारा एल्वेलाई आ गया, यूनिट ऑफ लंग्स, और ये हमारी ब्लड वेसल आ गई, ठीक। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब देखो एल्वेलाई के अंदर मेम्ब्रेन कौन सी है? एल्वेलर मेम्ब्रेन, जो स्क्वेमस एपिथेलियल से बनी हुई है ये। और ब्लड वेसल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? वो आपके एंडोथीलियम मेम्ब्रेन कहलाती है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है। तो इनके बीच में जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनको कंबाइन करने के लिए, ठीक। तो अब देखो बच्चे, ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें तो ब्लड फ्लो करता है। गैस हमने ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ भेजनी है, और CO2 यहाँ से यहाँ भेजनी है। एरो ठीक कर देंगे, इसे यहाँ भेजेंगे, ठीक है। इसी को एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर, मतलब 1 और 3 जो है ये मेम्ब्रेन डिफ्यूज़ करने में हेल्प करती है, मतलब एक ये और एक ये, ठीक। बट 1, 2, 3 मेम्ब्रेन जो है इनको हम रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, वेयर द गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस, ठीक है। तो ये 3 मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपकी? रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो बच्चे ह्यूमंस के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत थिन होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब ज़रा पढ़ो तुम लोग इसको। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, मतलब गैसेस एक्सचेंज का पार्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। अब याद रखना, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई,
एक आपका मैंने कंडक्टिंग पार्ट बताया है पहले, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। और एक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है एल्वेलाई और डक्ट, उसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सचेंजिंग पार्ट। क्या बोलूँगा बच्चे, उसको मैं बोलूँगा एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक। सबसे पहले बच्चे पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वहाँ से एयर एंटर की बच्चे, पार्ट स्टार्ट विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब 9 कंपोनेंट तक। ये क्या आ गया हमारा, कंडक्टिंग पार्ट आ गया बच्चे। क्या है ये, कंडक्टिंग पार्ट है। वेयर एज 10 एंड 11 एल्वेलाई एंड दियर एल्वेलाई डक्ट फॉर्म द रिस्पिरेटरी मतलब एक्सचेंज पार्ट, ठीक, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर, कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द एल्वेलाई। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, जो म्यूकस और हेयर प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे बच्चे, ट्रैप करेंगे म्यूकस, ट्रैप करेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को। ह्यूमिडिफाइड, और साथ में ह्यूमिडिफाइड करेंगे, मॉइस्चर ऐड करेंगे एयर में। एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और उस एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली मेंटेन करके बॉडी को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ तक हो गया बच्चे, ठीक है। अब आप लोग ये वाली डायग्राम एक बारी देख लो। ये वाली, इस डायग्राम में बच्चे सारी चीज़ें हमने देख ली, वॉल देख ली बेटा हमने। देखना यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये क्या है, ये रिब्स हैं, ठीक है। और ये रिब किससे कनेक्ट है बच्चे, इंटरकोस्टल मसल से अटैक्ट है, इंटरकोस्टल मसल। तो मतलब हम बोल सकते हैं बच्चे कि जहाँ पर हमारी रिब्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पर रिब्स के कट्स आपको दिख रहे हैं, तो उसी को हम थोरेसिक वॉल बोलेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई चेंज थोरेसिक वॉल में आती है, डेफिनेटली चेंज आ जाती है प्लूरल कैविटी में। ये आगे हमारी प्लूरल कैविटी, तो अगर इसमें कोई चेंज आ रही है तो इसके अंदर नेचुरली चेंज आ जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक। तो सांस लेते समय हम क्या करते हैं बच्चों, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो उस समय हमारा जो थोरेसिक वॉल है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और उसके साथ साथ ही हमारी लंग्स की कैविटी भी उतनी कॉन्ट्रैक्ट होगी जितनी थोरेसिक वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी बच्चों। ये इसको कार्डिक नॉच बोला जाता है, जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। डायफ्राम्स तो हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म में पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेंगे। The lungs are situated in the thoracic chamber, which anatomically in the air-tight chamber. Thoracic chamber is formed dorsally by the ventral columns. ठीक है, thoracic chamber is formed dorsally by the ventricle columns, vertebral column, ventrally by the sternum. ठीक है, ठीक है। जो आपकी क्या है, थोरेसिक कैविटीज़ है वो वेंट्रिकली सिचुएटेड है, जहाँ पर स्टर्नम प्रेजेंट है। लेटरली बाय द रिब्स एंड द लोअर साइड ऑफ द डोम शेप्ड डायफ्राम्स, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेसिक इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, अगर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में कोई चेंज आएगी तो सेम चेंज रिफ्लेक्ट कर देगी लंग्स की पल्मोनरी कैविटी में। सच an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volumes, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम को हम सेपरेट कोई चेंज शो नहीं कर सकते। जैसी हमारी थोरेसिक मसल में चेंज आएगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्पिरेशन, तो वैसे ही हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर भी चेंज आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इनको करोगे आप लोग, ठीक है, करके मुझे कमेंट करके भी बताओगे। इनको सॉल्व करके कमेंट करके बताओ। सभी बच्चे लिखेंगे अपने हाथों से और कमेंट करेंगे, ठीक है बेटा, इसका क्या राइट आंसर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।